अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मुफ्ती साहब आप लोगों को इलेक्शन के बारे में जो इतना बता रहे हो, बेहतर होता आप भी इलेक्शन में खड़े हो जाते, ताकि आपके जैसे लोग अगर उम्मीदवार होते या सियासत में आते तो अच्छे से लोगों की खिदमत कर सकते थे। देखो, मैं अभी दिल्ली गया था, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स से मेरी मुलाकात हुई। बहुत सारी पार्टियों ने सामने से मुझे पेशकश किए, आप हमारे साथ में काम करो, हम आपको बगैर इलेक्शन लड़े के एमएलसी की सीट देते हैं। यानी जो एमएलए का दर्जा होता है ना, वैसी आपको हम एमएलसी की सीट देते हैं। कोई मसला नहीं है, आपको इलेक्शन में खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। मगर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखते हैं। वजह उसकी यह है कि मैं बाकी दूसरे बहुत सारे ऐसे कामों में लगा हुआ हूं जिससे लाखों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब जैसे हमारा चैनल तो आपको पता है, उसके अलावा हमारे फाउंडेशन के जरिए से 45 से ज्यादा बुजुर्ग इमामों को जो रिटायर्ड है 2000 रुपये महीना पेंशन दी जाती है। उसके अलावा शेयर मार्केट के लाइन से भी जो हमारा कामकाज चलता है, हजारों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा मैं पर्सनली जो जॉब करता हूं, जो काम करता हूं, तो हम लोग इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट है, फाइनेंस है, इकोनॉमी है, उस लाइन से काम करते हैं। तो इसीलिए देखो, आपको मैं बताता हूं, ये आपको मेडल नजर आ रहा होगा छोटा सा। ये मुझे एक मुल्क की गवर्नमेंट ने, वहां पे इस्लामिक बैंकिंग का जो प्रोजेक्ट था वो हमारा सक्सेसफुली रिलीज हुआ और मुल्क में अच्छे से काम कर रहा है। तो खुश होकर वहां की गवर्नमेंट ने मुझे ये मेडल दी हुई है। मैं अल्लाह ताला का इस पे शुक्र अदा करता हूं कि बहुत सारे काम हमारे जरिए से हो रहे हैं। अब सियासत का मसला ऐसा है ना कि सियासी लाइन से आप लोगों को रहबरी रहनुमाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे से भी अच्छे लोग, बेहतर तरीके से लोग करने वाले ग्राउंड पे मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक सियासी लीडर कैसे बनता है, या आप लोगों में से अगर किसी को बनना है, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो। और अगर तुमने उस तरीके से काम किए, मिसाल के तौर पे तुम नगर सेवक बन गए, उस तरीके से तुमने काम किए जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो मैं आपको लिख कर देता हूं ये चीज गारंटीड। उसके बाद अगले बारी को अगर तुम एमएलए के लिए खड़े होंगे ना, तुमको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारा काम देखकर ही कि भाई ये आदमी जब नगर सेवक था तो इसने इतने अच्छे से काम किया, या ये आदमी फुलाने गांव का सरपंच था तो इसने इतने अच्छे से पूरे गांव का डेवलपमेंट किया। अगर आप एमएलए के लिए खड़े होंगे, आंखें बंद करके लोग आपको वोट देंगे, आपकी पार्टी भी नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। अब वो मुद्दे क्या है, अगर मैं मान लो इलेक्शन में खड़ा रहता तो मेरे मुद्दे क्या होते थे और मैं काम क्या करता था, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आपने भी इसके ऊपर अमल किए ना, तो मैं समझता हूं इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सबसे पहली चीज, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है। करना यह है कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती है उसको लोगों तक दरवाजे दरवाजे जाकर पहुंचाना है। अभी जैसे पंजाब की गवर्नमेंट ने ऐलान की, क्या नाम है वो मुख्यमंत्री का, भगवंत मान भगवंत मान सरकार आपके दरबार, मतलब यह है आपके द्वार। यानी भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार ही आपके दरवाजे पर। अब उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, आपको किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है।
कहीं पे भी नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, गवर्नमेंट खुद आपके दरवाजे पे आएगी, उनके लोग आएंगे और आपके वो मसले हल करेंगे। अब मसले क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, सबसे पहला, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता या मैं नगर सेवक बन जाता या मैं अपने एरिया में क्या करता था। सबसे पहला काम, आपका आधार कार्ड का मसला हो, आपका इलेक्शन कार्ड का मसला हो, आपका राशन कार्ड का मसला हो, ये तो बहुत छोटी चीजें हो गई। इसके अलावा हम पूरे एरिया के एक एक घर का सर्वे कराते जाकर, अब मिसाल के तौर पे मैं समझो एरिया का नगर सेवक हूं, तो जितना एरिया मेरे अंडर में आता तो मैं अपने बंदों को हर दरवाजे पे पहुंचाता कि भाई हर घर का सर्वे करो, घर में लोग कितने हैं, उनमें से किसकी तालीम कहाँ तक हुई है, कौन ऐसा है जो काम कर सकता है, जॉब कर सकता है। मतलब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि गवर्नमेंट की स्कीमों को आपके दरवाजे तक पहुंचाना और ये देखना कि आप किस गवर्नमेंट की स्कीम के लिए फिट होते हो। अब हमने पूरा सर्वे कर लिए, भाई अपने एरिया में इतनी बिल्डिंगें हैं, इतने फ्लैट्स हैं, इतने लोग रहते हैं। अब वो सर्वे के आधार पर, वो जो पूरा सर्वे हो गया, अब उसकी बुनियाद पर किस घर के अंदर, अब मिसाल के तौर पे इस घर के अंदर जो है 6 लोग रहते हैं, 6 लोगों में 2 लोग बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी है, दादा की उम्र है 65 साल, दादी की उम्र है 60 साल। तो हम सर्वे में ये करते कि भाई तुम दोनों को संजय गांधी निराधार योजना के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम पहला फॉर्म दादा दादी का भरते कि इन दोनों को संजय गांधी निराधार योजना के जो पैसे हैं वो हर महीने ये एलिजिबल है उसके लिए, और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम उनके दरवाजे पे है, हमारे बंदे लैपटॉप लेके वहां पहुंचे हुए हैं और वो जो है वो दादा दादी का अब उनका उत्पन्न का दाखला है वो भी वहीं से निकाल देंगे। हम भी उसका रजिस्ट्रेशन यानी उसकी भी हमारे पास में एजेंसी हम ले लेंगे। हमारा लैपटॉप जहां घूम रहा है, हमारे जितने भी लोग जा रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर सबके पास में है, उत्पन्न का दाखला वहीं बना के देना है सबको। सेतु सुविधा जो गवर्नमेंट की होती है वो हम साथ में लेके घूम रहे हैं। अब उत्पन्न का दाखला वहीं उनका निकल गया, वहीं पे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। उनका बैंक में अकाउंट नहीं है, एक बैंक का बंदा भी लेके घूमो साथ में, 0 अकाउंट वाला। यहाँ 50 बैंक है, वो खुद मेरे पास में यहाँ आते हैं ऑफिस में, बोलते हैं कि भाई आप हमारे साथ में काम करो, आपके जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह होंगे ना, हम उनका 0 अकाउंट ओपन करके देते हैं। तो उनको खाली एक फोन करने की जरूरत है, जिस बैंक में बोले वो बैंक वाला अपने साथ घूमेगा कि भाई मैं इनके साथ में घूमता हूं, 0 अकाउंट। अब दादा दादी का मसला हल हो गया। अब उसके बाद में मियाँ बीवी है तो भाई हस्बैंड क्या काम करता है, बीवी क्या काम करती है। अगर हस्बैंड वो भी घर पे बैठे हुए हैं तो वो गवर्नमेंट की किस स्कीम में फिट होते हैं, उनको हम कौन सा लोन दिला सकते हैं, गवर्नमेंट से क्या फायदा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट से जो है क्या पैसे उनको हम दिला सकते हैं। और वो जो लेडीज है भाई उनको लाडली बहन योजना के पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा भी और दूसरी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उसके पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब उसके बाद मसला आ जाता है बच्चों का। बच्चों में कौन से बच्चे कहां तक पढ़े हुए हैं, कोई तालीम छोड़कर दूसरे कामों में लग गया हुआ है तो उनका 17 नंबर फॉर्म भरा के 10वीं पूरा कराना। उसके अलावा 10वीं के बाद क्या जो एजुकेशन है वो कंप्लीट सब घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाना है, बाकी पूरी हमारी जिम्मेदारी है, हम वो पूरा तुम्हारा करके देंगे। उसके अलावा उस घर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त में मिलने वाला 5 किलो अनाज हर फर्द को जो मिल रहा है, गवर्नमेंट फ्री में जो दे रही है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका कार्ड उनको बनाकर देना उसी टाइम पे,
ताकि वो भी गवर्नमेंट की वो स्कीम से भी फायदा उठाए। मतलब भाई उनके घर के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो पहुंचना चाहिए, सारी स्कीमें। अब बच्चे मिसाल के तौर पे पढ़े लिखे हैं, अब वो बच्चों में से, पढ़े लिखे बच्चों में से कौन सा बच्चा गवर्नमेंट की किस जॉब के लिए एलिजिबल है, उसके लिए कोशिश करना। अब देखें कि भाई वो फैमिली जो है वो एससी में आती है, एसटी में आती है, ओबीसी में आती है या ओपन कैटेगरी में, तो हर कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है मालूम है आपको? असल में हमको ये स्कीमें नहीं मालूम है गवर्नमेंट की, कि एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, इतनी स्कीमें हैं गरीबी दूर करने के लिए, और पब्लिक को वो नहीं मालूम है और वो दरवाजे तक कोई पहुंचा नहीं रहा है। तो इसके लिए हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि भाई ये जो घराना है ये किस कैटेगरी में आता है। एससी में आता है, एसटी में आता है, ओबीसी में आता है। जैसे भाई कौन सी जात है, कौन सी बिरादरी है, वो उसके हिसाब से जो है एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कबाइली जो ट्राइब होते हैं उसमें आते हैं एनटी में, या फिर उसके अलावा जो है ओपन कैटेगरी में है अगर ओपन में, तो उसमें भी 10% रिजर्वेशन है ओपन कैटेगरी के अंदर भी। तो गवर्नमेंट की जो जॉब्स है या गवर्नमेंट की, अब मान लो गवर्नमेंट के लिए कोशिश चल रही है, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम खुद, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी है, पुणे में है बहुत सारी ऐसी, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस है। और एक कंसल्टेंसी के साथ मैं 2009 से काम कर रहा हूं, अभी तक मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे एकदम फ्रेंडली रिलेशंस है उनके साथ में। तो ऐसी 50 कंसल्टेंसीज है, हम उनके साथ में टाई अप करके कि भाई अब ये घर के अंदर जो हमको अगर लेडीज है, फीमेल है, जैसे लड़कियां हैं उनकी, तो उनको वर्क फ्रॉम होम, मतलब ऐसा काम हमको चाहिए। हमारे पास है कंसल्टेंसीज इतनी ज्यादा है, भाई ये जो फीमेल है ना, इनको घर बैठे अपने को काम दिलाना है अपने पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। और अगर लड़के हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं। और अगर उनको बिजनेस करना है या ऑलरेडी उनका बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट के लोन है, अब देखो बजट जो आता है ना, हमको पता ही नहीं रहता है गवर्नमेंट का बजट में क्या आया क्या गया। अभी एमएसएमई लोन है, जैसे मालेगांव वगैरह में लूम चलते हैं, ऐसे ही छोटे मोटे कारखाने हैं बहुत से मुसलमानों के, प्लास्टिक वगैरह के, जो भंगार का प्लास्टिक आता है फिर उसको रिसाइकल करके उसकी बकेट बनती है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब ये ऐसे जो छोटे मोटे, इसको लघु उद्योग कहते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट पहले 10 करोड़ तक लोन दे रही थी। अभी ये बजट के अंदर 2024 का जो बजट है उसके अंदर गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 100 करोड़ तक की, लेकिन आपको अभी तक उसकी हवा भी नहीं लगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हलाल और हराम का मसला लेकर आएंगे कि भाई गवर्नमेंट का जो लोन है, लोन लेना तो हराम है, क्योंकि हमारे यहाँ मुफ्ती जो है ना, मुफ्ती ऐसा फतरा उठाए तो 4-5 मुफ्ती उसके नीचे निकल जाते हैं। दिल से कोई तहकीक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट का जो मिलने वाला लोन होता है उस पर इंटरेस्ट और सूद नहीं रहता है, उल्टा उसके अंदर आप लोगों को उसके अंदर जो है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे आपने 10 करोड़ का लोन लिया और आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हर साल उनका बराबर से भर रहे हैं लोन वगैरह, गवर्नमेंट और उसमें कुछ माफ कर देती है आपको। गवर्नमेंट देखती है कि भाई आपने गवर्नमेंट को धोखा नहीं दिया है, बल्कि आप कुछ काम करने के लिए ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली हर स्कीम, आप भारत देश के नागरिक हो, आपने हर एक से फायदा उठाना चाहिए, इतना याद रखो। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, यार मुफ्ती साहब बहुत प्रवचन दे रहे, ये गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमों से फायदा उठाते हैं? तो मैं गवर्नमेंट की हर स्कीम से फायदा उठाता हूं, हर स्कीम। मैं शेतकरी आदमी हूं, मैं पूरे पाबंदी के साथ जो खेती बीमा होता है वो भी भरता हूं। मैं पूरे पाबंदी के साथ गवर्नमेंट का जो दुष्काल, बारिश वगैरह नहीं हुई है, मुझे उसके भी पैसे मिलते हैं। पूरी पाबंदी के साथ गवर्नमेंट 6,000 रुपये देती है
शेतकरी लोगों को साल में 2-3 मरतबा, वो पैसे भी मैं लेता हूँ। भाई मैं क्यों नहीं लूँ? मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, वही मेरी गवर्नमेंट अगर मुझे कुछ फायदा दे रही है तो बिल्कुल आपने लेना चाहिए। तो हम ऐसा काम करेंगे। यानी अगर किसी को लीडर बनना है ना, मैं बता रहा हूं उसको, तो उसने इस तरीके से, अगर मैं अगर समझो ये एरिया का नगर सेवक होता तो मैं ऐसा ही काम करता। मैं आमदार चषक का मुकाबला नहीं रखता है, नगर सेवक चषक क्रिकेट का मुकाबला मैं ये कभी भी नहीं रखता, गलती से भी। बैडमिंटन का मुकाबला, कबड्डी का मुकाबला, वो मेरा काम नहीं है। और ना ही मैं जो है ना रोड पे आके धरने आंदोलन देता। फुलानी जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और तुम्हारे एरिया में मुसलमान भूख से मर रहे हैं। तुमको यहां से लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर के मुसलमानों की फिक्र है, और अपने गली में, मोहल्ले में जो मुसलमान मर रहे हैं भूख से, उनके घरों में जो है फाके हो रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं है। यह काम मैं कभी गलती से भी, मैं पूरे 5 साल अगर रहता ना, कभी एक भी धरना आंदोलन नहीं देता। मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए। अब रिजर्वेशन का धरना आंदोलन कहां हो रहा है? हमारे अपने मोहल्ले के अंदर। अरे तुम्हारे मोहल्ले में देके फायदा क्या है? घर घर का सर्वे कराओ, रिजर्वेशन जो ऑलरेडी मिला हुआ है उससे फायदा उठाओ, और जो रिजर्वेशन चाहिए आपको उसके लिए जो है आप हुकूमत से बात करके वहां जाना पड़ता उसके लिए। ये नहीं अपने मोहल्ले के लोगों में खाली अपनी पॉपुलरिटी और पब्लिसिटी के लिए बताने का कि देखो हम तुम्हारे लिए धरना दे रहे हैं बोल के, उसका कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। काम वाम कुछ करना नहीं। करने का काम कौन सा है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं नगर सेवक होता, मैं घर घर का सर्वे करता और देखता यहाँ पे SC ST OBC, अब मुसलमान समाज में भी OBC है ना, अभी हमको पता ही नहीं है। अंसारी, मंसूरी, बागबान, कुरैशी, खाटिक, अत्तार, मनियार, लोहार, सुतार, ये सारी कैटेगरीज जो है OBC कैटेगरी के अंदर आती है। और भी बहुत सारे हैं, कायकाड़ी है, वड्डर है, भील है, पारदी है, शिकलगरी है, डक्कलवार है। ये जितनी कैटेगरीज है ना भाई, ये SC ST OBC के अंदर, और इसमें मुसलमान भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और दूसरे समाज भी है जो आपके इसमें रहने वाले हैं। आपको अलग से रिजर्वेशन, जो अभी फिलहाल जो रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, आप देखो ना आपके एरिया में खाटिक मुसलमान है, उसके पास OBC का सर्टिफिकेट है क्या नहीं, उसके बच्चे उससे फायदा उठा रहे हैं क्या नहीं, मेडिकल को उसका उनके अंदर नंबर लगा हुआ है क्या नहीं, बागबान है तो उनके पास OBC का सर्टिफिकेट है क्या नहीं, नहीं है तो दिलाओ उनको। अतार है, मनियार है, लोहार है, सुतार है, अंसारी है, मंसूरी है, ये सारी जितनी बिरादरियां आती है, ये एरिया के आप, मैं अगर नगर सेवक होता ना, मैं धरना आंदोलन नहीं देता भाई पब्लिसिटी स्टंट के लिए। मैं घर घर जाके मेरे लड़कों को पहुंचाता, भाई हर घर में जाओ और अब अपने को इनको सर्टिफिकेट दिलाना है। अब वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर हम तुम्हारी जॉब के लिए, या तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब जो बच्चे तुम्हारे पढ़ रहे हैं वो बच्चों को हम क्या फायदा दिला सकते, और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिल रही है, कॉमन स्कॉलरशिप, उसके फॉर्म हम कैसे भरा सकते, और उसको हम ट्रैक करते। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर को आए छू के चले गए, वैसा नहीं। तो मेरा पहला काम यही रहता, पूरा सर्वे कराने के बाद किस घर को हम गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें पहुंचा सकते, पूरे एरिया के अंदर हम वो स्कीमें पहुंचा देते। दूसरा काम, पूरे एरिया के अंदर जितनी बिल्डिंगें है सबको लीगलाइज करना। जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हर बिल्डिंग को लीगलाइज, मतलब अगर मान लो मैं नगर सेवक हूं तो मेरे एरिया में मैं बुलडोजर गलती से भी दाखिल होने नहीं दूंगा कॉरपोरेशन का। भाई जिसने जो बना दिया, अब उसको लीगलाइज कराओ। अब नई जो बिल्डिंगें बनेंगी उस वक्त में हम देखेंगे गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को कैसे हमको फॉलो करना है। तो लेकिन अभी फिलहाल जितनी भी बनी हुई बिल्डिंग है, बल्कि मैं उल्टा क्या करता कि जो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर उनको गवर्नमेंट से या ना कॉरपोरेशन से मैं उनको जो है परमिशन दिलाता, इसको 12 फ्लोर की बनाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। और वो ऐसा उसका हम सिस्टम बनाते, पार्किंग वगैरह सारा सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से, गवर्नमेंट की जितनी खाली जगह पड़ी हुई है ना,
वहां हम बिल्डिंग बनाते 6 फ्लोर की, जैसे रेलवे स्टेशन के सामने है, और वहां पर जो है लोगों को पार्किंग दिलाते, भाई यहाँ अपनी गाड़ियां जो है तुम पार्क करके खड़े करो। अब आप में से कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि जब 12 फ्लोर की 4 फ्लोर की बिल्डिंग 12 फ्लोर की बन रही है और लोग जो है जब इतने आएंगे, देखो हमारा मकसद है गरीब से गरीब आदमी, मतलब झोपड़पट्टियां खत्म करना और लोगों को जो है अच्छे घर देना रहने के लिए। अब लोगों की जब आबादी बढ़ेगी तो उसका प्रेशर जो है ना ड्रेनेज के ऊपर आएगा। ड्रेनेज का पाइप कहीं से फूट रहा है और कहीं से जो है पानी रोडों पे आ रहा है। तो मैं अगर नगर सेवक होता तो पहली फुर्सत में बजाय 12 इंच का पाइप डालने के, बजाय 24 इंच का पाइप डालने के, मैं पूरा 1 मीटर का पाइप डालता, जो बड़े बड़े रोडों के नीचे रहता ना, उसके अंदर से ऐसा ऑटो रिक्शा भी गुजर सके। इतना बड़ा पाइप पूरे रोड उखाड़ डालता, मैं पूरे खोदने को लगाता। और बड़े बड़े पाइप डालो, उसमें से ऑटो रिक्शा भी गुजर सके अगर एक आधा बारिश के अंदर बह गया तो उससे भी पानी जो है अटकना नहीं। इतना बड़ा जो है हम उसके अंदर पाइप डालते पूरे एरिया के अंदर। बनाओ बिल्डिंग और 4 की बजाय 12 फ्लोर की, हम तुमको परमिशन दिलाएंगे। और ये भी मैं साथ में बोल दूं कि अगर मैं नगर सेवक रहता तो किसी भी बिल्डर से 1 रुपया भी नहीं लेता मैं। हाँ, मेरी इतनी ही शर्त रहती, भाई घर अच्छा बनाओ, बना रहे हो ना, उसके अंदर जरा लोगों के लिए पानी वगैरह का इंतजाम है, मतलब पानी जो पीने का पानी होता है, वाटर प्यूरिफायर लगाओ उसमें, क्योंकि अक्सर बीमारियां पानी से ही होती है। और बैतुल खला वगैरह अच्छा बनाओ, बिजली वगैरह सारी चीज़ें जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बस इतना ही रिक्वायरमेंट करते कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करो, हमको 1 रुपया भी मत दो, और हम बगैर पैसे लिए के भी तुम्हारे एरिया के अंदर जो है ना किसी बुलडोजर को आने नहीं देंगे, गवर्नमेंट के या कॉरपोरेशन के। यह हमारी गारंटी रहती। तो हम रोड पूरा उखाड़ने लगाते और ऐसे बड़े बड़े पाइप जिसमें से पूरा ऑटो रिक्शा गुजर सके, वैसे पाइप हम पूरे एरिया के अंदर बिछा देते, ताकि बारिश के मौसम में, और जो रोड बनाने का सिस्टम है, हम मलेशिया से इंजीनियर लेकर आते हैं यहाँ पे। कॉरपोरेशन आपको देती है बजट, हमको इंडिया के घूसखोर इंजीनियर नहीं चाहिए, पैसे खाने वाले। हम मलेशिया से लेके आते इंजीनियर रोड बनाने के लिए, और उनको बोलते भाई अपने को रोड ऐसा बनाना है जैसे वहां पे सिस्टम होता है कि बारिश वहां रोज होती है, तूफानी बारिश हो रही है, उसके बावजूद बारिश खत्म होने के 5 मिनट के बाद रोड पे आपको एक कतरा भी पानी का नजर नहीं आता। तो वो सिस्टम क्या है, रोड के दोनों किनारों से जालियां बने हुए रहते, वहां पे पूरा पानी जैसी आया वो जालियों के अंदर से जो है ना पूरा पानी नीचे से फिर वो बड़े ड्रेनेज के अंदर चला जाता, तो तुम्हारा पानी नजर भी नहीं आता वहां पे कहाँ आया था और किधर चले गया। हम ऐसे सिस्टम के रोड बनाएंगे। अगर मैं नगर सेवक होता या ये एरिया में खड़े रहता ना, तो मैं वैसे रोड बनाता। और अब ये जो बेचारे गरीब लोग हैं जो गाड़े लगाने वाले हैं, अब देखो ये मुल्कों में क्या होता है सिस्टम, जैसे मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, चाइना है, ये मुल्कों में रोडों पे ट्रैफिक कभी भी जाम नहीं होता। उसका रीजन ये है वहां रोड पे लोग गाड़ी नहीं लगाते। फिर क्या करते, वहां गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, तो हम भी वही करते। क्या करते, अगर कॉरपोरेशन की जगह खाली है तो पूरे प्रॉपर हम स्टॉल बनाते, स्टॉल। और वो स्टॉल जो बने हुए हैं, ये जो बेचारे जितने रोड पे गाड़ियों पे खड़े हुए लोग हैं, उनको वो स्टॉल के अंदर जगह देते कि भाई तुम यहां दुकान लगाओ। उसकी 2 तरतीबें हैं, एक तो कॉरपोरेशन की जगह है और दूसरे प्राइवेट जगह है। अब जो प्राइवेट है वो जगह वाले से बात करते कि देखो भाई तुम्हारी जो खाली पड़ी हुई जगह है, यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट बना दो, फल फ्रूट का, और उस मार्केट के अंदर जो लोगों को तुम दुकान देंगे वो किराया तो रोजाना वसूल करो लोगों से, महीने वाला सिस्टम मत रखो। और सस्ते से सस्ते में 100 रुपये रोज, 150 रुपये जो भी आपको लेना है, लेकिन सस्ते से सस्ते में। और अगर मान लो वो जगह कॉरपोरेशन की होती, हम कॉरपोरेशन के खर्चे में उसमें वो छोटे छोटे दुकानें बनाते और हर एक को जो है वहां पे दुकान देते, और दुकान देने के अलावा
उनका किराया रोजाना का 50 रुपये, उससे ज्यादा नहीं। एक गाड़े वाले को सिर्फ 50 रुपये कॉरपोरेशन, भाईगिरी नहीं, दादागिरी नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे गाड़े वालों से गुंडे लोग 200 वसूल कर रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है उन गुंडों को। तो गुंडागर्दी जो है ना, उसके लिए तो इंशाल्लाह अपन कोई जगह नहीं रहने देंगे कि गाड़े वालों को कोई डरा रहा है। हम गांव वाले, तुम पांव वाले, हम यहाँ के ओरिजिनल वतनदार, तुम बाहर से खानदेश से आए हुए। इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह की जुबान अगर कोई इस्तेमाल करके, तो वो मसला ही नहीं रहने देंगे। हम आपको प्राइवेट जगह देंगे, चाहे आप खानदेश से आए हुए हो, चाहे आप बिहार से आए हुए हो, चाहे आप झारखंड से आए हुए हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हो। आप अगर इंडियन हैं, अब अफसोस की बात यह है कि आप इंडियन हो भाई, आपके देश ने आपको हर जगह पे कारोबार करने की पूरी आजादी दी है, और कोई अगर गुंडागर्दी और कोई आपसे भाईगिरी दादागिरी करके 200 वसूल कर रहा है जबरदस्ती, कॉरपोरेशन की जगह पे आप खड़े हुए हैं, तो वो मसला हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, इतना याद रखो आप। तो वो जो जगह होंगी सिर्फ 50 रुपये आपको वो देना है कॉरपोरेशन को, बस। अच्छा, अब आप बोलेंगे वहां लोग कैसे आएंगे, तो उसके लिए भी जब रोडों पे कोई गाड़ा ही नहीं रहेगा, रोडों पे कोई बेचने वाला ही नहीं रहेगा, सब लोग जब एक जगह जमा होंगे तो खरीदने वालों को वहां पे आना ही पड़ेगा। अब मैं आपको कल रात की ही मिसाल देता हूं। कल संडे था और मुझे खुद घर के लिए कुछ सब्जी तरकारी खरीदने का था, तो मैंने अभी पहले अपने ये मार्केट में से आधी सब्जी तरकारी ले लिया, लेकिन मुझे प्याज नहीं मिल रही थी अच्छे क्वालिटी की, क्योंकि मैंने हर जगह देखा तो वो, इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है। 100 रुपये की 3 किलो एक प्याज बेच रहा था, पूरी सड़ी हुई प्याज थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई कुछ लोग जो है ना वो इनामदार हॉस्पिटल के सामने भी बैठते हैं, इनामदार हॉस्पिटल के पास, कमेले के पास में। अब आप सोचो, मुझे सिर्फ प्याज लेना है, यहां मुझे बराबर प्याज नहीं मिली, मैं वहां तक गया। मुझे मालूम है वहां पे एक नया मार्केट बना, हालांकि मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि आज से साल भर पहले या 2 साल पहले, कोरोना से पहले वहां कोई नहीं बैठता था, कुछ नहीं बिकता था वहां पे, वो पूरा फुटपाथ खाली रहता था। लेकिन आज की तारीख में वो भी पूरा भर गया हुआ है। अब जिसको गरज है ना, वो वहां पे भी जा रहा है लेने के लिए। मैं मेरी मिसाल दे रहा हूं, क्यों, मुझे जरूरत थी। तो जब हम इस तरीके का बाजार लगाएंगे ना, तो जिनको गरज है, जिनको जरूरत है, वो चलकर उस बाजार के अंदर आएंगे, चल के आएंगे वो। तो ऐसा जब आप सिस्टम बनाओगे, तो ये पूरा सिस्टम जब बनेगा ना, तो पूरे एरिया के अंदर जब लोगों को आप रोजगार से लगाओगे, तो चोरिया चकारिया और गुर्बत और इफलास, हमारा पूरा फोकस इसी चीज पे रहेगा। भाई हर घर में खुशहाली आए, गरीबी खत्म हो, और बीमारों के लिए भी, जो अभी ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे बने हुए हैं, लोग उसमें जाते हैं। लेकिन उसके अलावा हम क्या करेंगे कि भाई अपना जो एरिया है, जिस एरिया में मान लो हम नगर सेवक है, तो वो एरिया के अंदर छोटी छोटी दुकानें किराए से लेंगे। जैसे शॉप होती है एक, कम से कम हर देखेंगे थोड़े थोड़े दूरी पे, और वहां पे मोहल्ला क्लिनिक ओपन करेंगे। जैसे पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है, वहां की गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लिनिक ओपन की है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह हो जाता है। अब वो दवाखाना दूर पड़ता है उनको, वो कुछ बड़ा हो गया तो दवाखाने में जाने की जरूरत। लेकिन टेम्पररली जो मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां पे आपको फ्री में 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। दवा भी फ्री में मिलेंगी, गोलियां भी फ्री में मिलेंगे, और डॉक्टर भी जो रहेंगे ना, बड़े बड़े जो MBBS MD डॉक्टर्स है, इंशाल्लाह हम उनको लाके बिठाएंगे वहां पे 2-2 घंटे के लिए। डॉक्टर भी चेंज होते रहेंगे, जिनकी फीस 1000 रुपये 500 रुपये है, इंशाल्लाह वैसों को लाकर बिठाएंगे हम आपके लिए, आप बेफिक्र रहो। लेकिन अभी मेरा इरादा नहीं है, मतलब मैंने ये जो पूरा आपको बताया, वो इसलिए बताया कि आप में से अगर कोई बनना चाहता है, तो वो इस तरह से अगर काम करे ना, तो अगर आप नगर सेवक बन के ये सारे काम करोगे जो मैंने बताया, तो बाद में जब आप MLA बनना चाहोगे ना,
तो आपको अपना खुद का प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे एमएलए बन जाओगे आप। तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूं कि भाई हम में से जो भी लीडर बनना चाहता है, लीडर ये नहीं है अपने साथ 6-7 पंटर लेके फिर रहा है और हगने को भी गया तो उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे कि आज मैंने यहाँ पे हगा और मेरे साथ में चंबू इतना बड़ा था, उसको लीडर नहीं कहते हैं। पब्लिसिटी करने वाला लीडर नहीं, लीडर वो होता है ग्राउंड लेवल पे क्या काम किए, और ये काम है ग्राउंड लेवल पे। जेब से 1 रुपया भी नहीं, मैंने अभी इतनी चीजें आपको बताया ना, जेब से 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीमें आप अपने एरिया में लेकर आओ, ये सारे काम हो जाते हैं, खाली काम करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो दुआओं की दरखास्त के साथ हम लेते हैं इजाजत। और वो सारे नौजवान जिनमें लीडर बनने का शौक है, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन ये चीजें आप अपने अंदर लाओ। आप में अकड़ होंगी, घमंड होगा, आप सही से बात नहीं कर रहे हो किसी से, अभी आप कुछ भी नहीं है, ग्राम पंचायत के मेंबर भी नहीं है, उससे पहले ही आपके पैर जमीन पे नहीं टिक रहे हैं, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।